नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम को लेकर के जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाले हैं। लगातार जो आपकी क्लासें हैं वो चल रही है साथियों एसएससी एमटीएस को लेकर के जीके जीएस की, और जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को लाइसोसोम बनता है साथियों? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो किससे बनता है साथियों? तो ये आपका बनता है गोल्जी काय से। किससे बनता है साथियों? गोल्जी काय से बनता है आपका कोशिका अंगक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साथियों? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? तो किसको दिया गया था साथियों जो नोबेल पुरस्कार? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो वो जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको दिया गया था साथियों कोनबर्ग को। किसको दिया गया था? सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए हेतु जो नोबेल पुरस्कार जो साथियों है वो दिया गया था आपका कोरनबर्ग को। किसको दिया गया था? कोरनबर्ग को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है साथियों, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रेट है या अमोनिया है या नाइट्राइड है? तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है साथियों? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है आपका हल्दी। ठीक है, हल्दी चूर्ण पौधे, हल्दी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है ये आपसे पूछा था साथियों। तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है आपका हल्दी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। पाद में खाद्य भाग है साथियों, प्याज में, प्याज में खाद्य पदार्थ आपसे पूछा है, आंसर दीजिए। प्याज में खाद्य जो भाग है, खाद्य भाग क्या है? पत्ता है, जड़ है, तना है या पुष्प है? तो आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तना। प्याज में खाद्य जो भाग है वो है आपका तना भाग। कौन सा भाग है साथियों? तना भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही जमाने में, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का जो प्रयोग है वो किया जाता है? तो किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है आपके दही जमाने में? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है आपके दही जमाने में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला देखिए, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं साथियों, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं साथियों स्पाइरिलम। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं एक सर्पिल जीवाणु को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि,
जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो आंसर दीजिए साथियों क्या होने वाले। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, क्यों माना गया है साथियों जीवाणुओं को पौधे, क्यों माना गया है? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्योंकि इनमें क्या होती है साथियों? कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट्स होते हैं साथियों, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव होते हैं या जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या जड़ विहीन पौधा होता है आपका हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स यहाँ पर आपसे पूछा है साथियों, तो हाइड्रोफाइट्स है ये आपके जलीय पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं साथियों? जलीय पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल की बात करें तो भारी जल का क्या काम होता है, ये आपसे पूछा है। तो भारी जल का जो काम होता है वो होता है साथियों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या होता है साथियों? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या आवेदन संरक्षण पर? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। बर्नौली जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? 586 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ऊर्जा संरक्षण पर है साथियों। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है आपका बर्नौली सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए साथियों, ऑक्सीजन वह अभिक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता, ऑक्सीजन वह अभिक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या हो जाती है साथियों? तो तत्वों की जो संयोजकता है वो हो जाती है साथियों बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। तो याद रखना तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो हैं ये किसके होते हैं? यूरेनियम के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, पोलोनियम के होते हैं, लेड के होते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पोलोनियम के होते हैं। सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक है वो किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका ट्राइटियम। क्या कहा जाता है साथियों? ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, ट्राइटियम। तो ये भी आप जरूर याद रखें। अगला देखिए, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कैसा होता है? तो ये आपसे पूछा है तो वो होता है 2 इकाई धन आवेश। कैसा होता है? 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है। तो कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या? ये आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है साथियों 8। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु एक अभाज्य है, यह जो है ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह जो प्रस्तावित किया था ये क्या था? आपके डाल्टन ने। किसने प्रस्तावित किया था साथियों? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, डाल्टन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है साथियों? इनमें से कौन जो है वो एक आवेश रहित कण है? तो कौन सा आवेश रहित कण है? तो नाइट्रोजन जो है साथियों ये आपका आवेश रहित कण है। कौन सा कण? नाइट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन सॉरी।
न्यूट्रॉन जो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की जो पुष्टि है वो किससे की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। किससे? प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है साथियों, पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन? तो ये आपके कर सकता है साथियों क्रूक्ष कांच। कौन सा कांच? क्रूक्ष कांच कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मानव की सामान्य स्वच्छ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम जो दूरी है वो मापी गई है। तो न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी मापी गई है? तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। न्यूनतम दूरी जो है वो मापी गई है 25 सेंटीमीटर। कितनी मापी गई है? 25 सेंटीमीटर मापी गई है आपकी न्यूनतम दूरी। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। यातायात सिग्नलों में जो लाल रंग जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो लाल रंग जो है ये प्रयुक्त किया जाता है साथियों, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है इसलिए प्रयुक्त किया जाता है। लाल रंग जो है ये क्या होता है, कम प्रक्षेपित होता है, इसलिए जो है यातायात सिग्नलों में लाल रंग क्या किया जाता है साथियों, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ जो हीरा है वो क्यों जगमगाता है, किसके कारण जगमगाता है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक काटा हुआ जो हीरा है वो क्या करता है साथियों, जगमगाता हुआ प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूर्य ग्रहण होता है साथियों। सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपसे पूछा है। तो सूर्य ग्रहण आपके अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है साथियों। पूर्ण सूर्य ग्रहण में अधिकतम जो समय है वो लगता है, तो कितना समय लगता है साथियों? तो ये आपके 460 सेकेंड। कितनी? 460 सेकेंड लगती है पूरे सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।